स्टेशन पर रात के 3-3:30 बजे भी काफी चहल पहल थी। मुजाहिद बशीर ने खालिद को एक तरफ खड़े रहने को कहा और खुद जाकर दिल्ली से भोपाल तक का एक टिकट ले आया। फिर उसने कमांडो खालिद से कहा, भोपाल पहुंचकर खास नंबर पर टेलीफोन करवा देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम खैरियत से पहुंच गए हो। मुजाहिद बशीर चला गया। कमांडो खालिद ने जैकेट का कॉलर ऊपर कर रखा था, सर पर गर्म ऊनी टोपी थी, वो इतनी जल्दी पहचाना नहीं जाता था। वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया जहां भोपाल को ट्रेन रवाना होनी थी। ट्रेन किसी दूसरे शहर से आ रही थी। कमांडो खालिद जहां बैठा था वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। उसने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो ना करमदाद? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक हूँ कमांडर। वो बोला, ट्रेन आने में अभी देर है, सफर लंबा है, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूं। ये कहकर वो उठकर टी स्टॉल की तरफ चल दिया। टी स्टॉल पर सिर्फ 2 आदमी काउंटर से टेक लगाए खड़े चाय पी रहे थे। कमांडो खालिद भी एक तरफ खड़ा हो गया। उसने चाय और टोस्ट का ऑर्डर दिया। प्लेटफॉर्म पर सर्दी थी, मुझे जैकेट की जेब में भी खुनकी महसूस हो रही थी। खालिद नाश्ता करने लगा। मैंने जैकेट की जेब में से सर बाहर निकाल रखा था। अगरचे खालिद ने मुझे मना किया था कि मैं सर बाहर न निकालूं, मगर मैं हर तरफ से चौकस रहना चाहता था। कमांडो खालिद अपने पीछे नहीं देख सकता था, मैं देख सकता था। मैंने महसूस किया कि जो आदमी काउंटर के कोने में खड़े चाय पी रहे थे, उनमें से एक आदमी बड़े गौर से कमांडो खालिद को देख रहा था। फिर उसने अपने साथी को इशारा किया। उसके साथी ने भी गर्दन घुमाने के बहाने कमांडो खालिद पर एक भरपूर निगाह डाली और खामोशी से चाय पीने लगा। मुझे उन पर शक पड़ गया। दाल में कुछ काला काला जरूर था। ये दोनों आदमी मुझे इंटेलिजेंस के आदमी लगते थे। वो हमसे ज्यादा फासले पर नहीं थे। मैं अगर खालिद से कोई बात करता तो वो सुन सकते थे। कमांडो खालिद को खबरदार करना भी जरूरी था। मैंने अपने सर को जेब के अंदर ही खालिद के जिस्म से 2-3 बार जोर जोर से रगड़ा। उसने हाथ जेब में डाल लिया। मैं उसके हाथ को भी जोर जोर से रगड़ने लगा। वो समझ गया कि कोई बात है जो करमदाद कहना चाहता है। उसने बिल अदा किया और वापस चलकर बेंच के कोने पर बैठ गया और आहिस्ता से पूछा, क्या बात है? हमारे आसपास कोई नहीं था। मैंने धीमी आवाज में कहा, कमांडर, काउंटर पर जो आदमी खड़े हैं, मुझे उन पर शुबा है कि वो इंटेलिजेंस के आदमी हैं। वो तुम्हारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और तुम्हें देखने के बाद दोनों ने सर जोड़कर आपस में कोई बात भी की थी। मैंने खालिद की जेब में से जरा सा सर बाहर निकाल रखा था। मैंने देखा कि कमांडो खालिद टी स्टॉल के काउंटर की तरफ देख रहा था। उसने मुंह नीचे कर लिया और कहने लगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे वो आदमी इंटेलिजेंस के नहीं लगते, वो तो आपस में बातें करके हंस रहे थे। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा ख्याल भी दुरुस्त हो। मुझे जो शुबा हुआ था वो मैंने तुम्हें बयान कर दिया। बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना होगा। वो बोला, मैं जरूर रहूंगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। मुसाफिरों में हलचल मच गई। कुली ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगे। कमांडो खालिद उठकर ट्रेन की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैंने देखा कि टी स्टॉल के काउंटर पर खड़े दोनों आदमियों में से एक आदमी उस डिब्बे की तरफ बढ़ा जिस डिब्बे में कमांडो खालिद सवार हो रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है और ये दोनों आदमी इंटेलिजेंस वाले ही हो सकते हैं, वरना वो किसी दूसरे डिब्बे में भी सवार हो सकते थे। प्लेटफॉर्म की तमाम बत्तियां रोशन थी। मैंने अपना सर खालिद की जैकेट के अंदर कर लिया था क्योंकि वहाँ मुसाफिरों का रश था और मैं देखा जा सकता था। मुझे महसूस हुआ कि खालिद एक सीट पर बैठ गया है, मैं उसे नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली से भोपाल का सफर बड़ा लंबा था। गाड़ी गुड़गांव पहुंची तो सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। उस वक्त कमांडो खालिद उठकर लैट्रिन में गया तो मैंने उसे कहा, इंटेलिजेंस का एक आदमी तुम्हारे डिब्बे में चढ़ा था, क्या वो डिब्बे में ही है? कमांडो खालिद ने कहा, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं पहचानता, तुम उसे देख कर बताना। बाहर आने के बाद खालिद अपनी सीट पर बैठा तो उसने अपनी जैकेट को थोड़ा खोल दिया। उसकी वजह से मैंने अपना सर थोड़ा सा जेब से बाहर निकाल लिया और मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे डिब्बे के सामने वाली खिड़कियों के पास वही आदमी बैठा हुआ नजर आया। गाड़ी मिथरा की तरफ दौड़ती जा रही थी। वो आदमी थोड़ी थोड़ी देर बाद कमांडो खालिद को गहरी नजरों से देख लेता था। मुझे अब कोई शक नहीं रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये इंटेलिजेंस का ही आदमी है। मैंने अपना सर जेब के अंदर ले जाकर खालिद के जिस्म से रगड़ा। वो उठकर एक बार फिर बाथरूम में आ गया। डिब्बे में मैं खालिद से बात नहीं कर सकता था। बाथरूम में आते ही मैंने खालिद से कहा, कमांडर, वो आदमी डिब्बे में मौजूद है और तुम्हें घूर घूर कर देख रहा है। मैंने उसे बता दिया कि सामने वाली खिड़कियों की कतार में दरवाजे के पास वाली खिड़की के पास निस्वारी कोट और काले मफलर वाला जो आदमी बैठा है वही इंटेलिजेंस का आदमी है। खालिद कहने लगा, हम ट्रेन में बैठे हैं, यहाँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें ये बात इतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए। ये शख्स किसी भी स्टेशन पर कुछ भी कर सकता है। मगर कमांडो खालिद ने मेरी बात की ज्यादा परवाह न की और बोला,
तुम्हें जरूरत से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है करमदाद। मैं इस किस्म के आदमियों के हथकंडों से बखूबी वाकिफ हूँ और इनसे निमटना जानता हूँ। ये इतना कहकर कमांडो खालिद लेटरिन से बाहर आ गया। अब मेरी ये मजबूरी थी कि मैं सांप की हैसियत में दूसरे मुसाफिरों के सामने उसके साथ इंसानी आवाज में बात नहीं कर सकता था। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं जेब के किनारे के ऊपर से इंटेलिजेंस के आदमी को देख रहा था। खुदा जाने क्या बात थी, अब वो भी कुछ बेनियाज हो गया था और कमांडो खालिद की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा था। वो खिड़की में से बाहर देख रहा था। ट्रेन मिथ्रा के स्टेशन पर रुकी और फिर आगे चल पड़ी। आगे आगरा, ग्वालियर और झांसी के शहर थे। ट्रेन आगरा और ग्वालियर को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गई। सारा दिन गुजर गया था। इस दौरान एक बार वो पुरस्कार आदमी सिर्फ ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया और फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके रवैये से अब मुझे भी कुछ कुछ महसूस होने लगा था कि ये आदमी इंटेलिजेंस का नहीं है। मुझे यूं ही उस पर शक पड़ा था। आधी रात के बाद झांसी के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने कमांडो खालिद की जेब में से सर निकाल कर देखा कि वो पुरस्कार आदमी अपनी सीट पर नहीं था। मैंने यही ख्याल किया कि वो चाय वगैरह पीने प्लेटफॉर्म पर उतर गया था। कमांडो खालिद अपनी सीट पर खिड़की से सर लगाए सो रहा था। झांसी एक बड़ा शहर और जंक्शन था। यहाँ ट्रेन को काफी देर ठहरना था। मैं एक बार पहले यहाँ से गुजर चुका था। मैंने देखा कि पुरस्कार आदमी डिब्बे में दाखिल हुआ तो उसके साथ 3 सिपाही भी थे। ये पुलिस के सिपाही थे। मैं उन लोगों को हैरत से देखता ही रह गया। मैं जल्दी से अपने सर को जेब के अंदर कमांडो खालिद के जिस्म से जोर जोर से रगड़ने लगा, मगर वो गहरी नींद सो रहा था। वो उस वक्त जागा जब 3 सिपाहियों में से एक ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में था, खालिद को कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया और दुरुस्त लहजे में कहा, कहां से आए हो तुम? खालिद हड़बड़ा कर उठ बैठा। अपने सामने 2 सिपाहियों और एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो यकीनन हैरान परेशान होकर रह गया। मैं उसकी जैकेट की जेब में था। मैं उसे देख नहीं सकता था। कमांडो खालिद ने बड़े एतमाद से कहा, दिल्ली से आ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? पुलिस इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? खालिद ने कहा, ललितपुर अपने अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। दिल्ली क्या करने गए थे? वो बोला, दिल्ली में हमारा घर है। मेरे वालिद की चावड़ी बाजार में अचार मुरब्बों की दुकान है। मैं उनके साथ दुकान पर बैठता हूँ। मैंने अपना छोटा सा सर खालिद की जेब में से जरा बाहर निकाल लिया। इंस्पेक्टर पुलिस ने इंटेलिजेंस के आदमी की तरफ देखा। उसने कहा, यही आदमी है। मुझे यकीन है कि ये CIA के हेडक्वार्टर से फरार होने वाला पाकिस्तानी दहशतगर्द है, जिसने अपने आदमियों के साथ मिलकर पैलेस होटल में धमाका किया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने संतरी से कहा, इसे पुलिस के डिब्बे में ले चलो। कमांडो खालिद ने बहुत कुछ कहा कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मेरा पैलेस होटल के धमाके से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी न सुनी और दोनों संतरियों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और खींचते हुए डिब्बे से बाहर ले आए। मैं उसकी जैकेट की जेब में था। संतरी और इंस्पेक्टर उसे पुलिस के छोटे से डिब्बे में ले आए जो ट्रेन के साथ लगा हुआ था। वहां पहले से 4-5 पुलिस के सिपाही मौजूद थे। उन्होंने कमांडो खालिद को पकड़कर दोनों सीटों के दरमियान फर्श पर बिठा दिया। इंस्पेक्टर ने खालिद की गर्दन में उसका मफलर डाल दिया और बोला, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? खालिद ने बड़े एतमाद से कहा, जनाब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इस दौरान ट्रेन झांसी के स्टेशन से चल पड़ी थी। मुझे एक जोरदार तमाचे की आवाज आई। साथ ही कमांडो खालिद का जिस्म एक तरफ को झुक गया। मैंने जरा सा सर बाहर निकाला और फौरन अंदर कर लिया। एक सिपाही बिल्कुल मेरे करीब ही बैठा हुआ था। राइफल उसके हाथों में थी। संतरियों ने कमांडो खालिद को जरा करीब करना शुरू कर दिया था। मुझे तमाचों और थप्पड़ों की आवाजें आ रही थी। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि बाहर निकलकर इन सब को डस कर हलाक कर दूं, मगर ये सोचकर मैं खालिद की जेब में ही छुपा रहा कि मैं एकदम डिब्बे के सारे सिपाहियों को नहीं डस सकूंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 संतरियों को डसूंगा और इतनी देर में कोई ना कोई सिपाही मुझे अपने भारी जूतों से कुचल डालेगा या राइफल का फायर करके मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ा देगा। सारी की सारी पुलिस मुसल्ला थी और ये ट्रेन के साथ गार्ड ड्यूटी पर जा रही थी। इंटेलिजेंस वाला आदमी भी इसी डिब्बे में था। जब तमाचों और थप्पड़ों की आवाज आना बंद हो गई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी संतरी को हुक्म दिया, इसके दोनों हाथ पीछे बांध कर कोने में बिठा दो, भोपाल चलकर इसे CIA के हवाले करेंगे। कमांडो खालिद के दोनों हाथ पीछे बांध कर कोने में बिठा दिया गया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैंने सर जेब में से ऊपर करके डिब्बे का जायजा लिया। कमांडो खालिद के हाथ पीछे थे। वो सर झुकाए खामोश बैठा हुआ था। दोनों पुलिस संतरी ऊपर आमने सामने सीट पर बैठे हुए थे। एकदम से सूरत हाल बदल गई थी। वहाँ 10-11 संतरी थे जो सबके सब जाग रहे थे। हर एक मुसल्ला था। मैं इन सब को हला
हलाक नहीं कर सकता था। 2-3 को हलाक करने के बाद मेरी मौत यकीनी थी। फरार की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। भोपाल में CIA के हवाले कर देने के बाद कमांडो खालिद के बच निकलने की सारी उम्मीदें डूबने वाली थी। फिर मैं भी उसे नहीं बचा सकता था। ट्रेन भोपाल की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। मुझे नीचे से खालिद का सूजा हुआ चेहरा और होंठों के किनारों पर जमा हुआ खून डिब्बे की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। खालिद ने गहरा सांस लेकर अपना सर ऊपर उठाया और संतरी से कहा, मैं लैट्रीन जाना चाहता हूँ। संतरी ने उसे झिड़क दिया, बक बक मत करो, चुपके से बैठे रहो। थोड़ी देर बाद खालिद ने फिर कहा, मुझे लैट्रीन जाना है। पुलिस इंस्पेक्टर जो जरा परे बैठा था कहने लगा, प्रकाश चंद, इसे ले जाओ लैट्रीन। संतरी ने कमांडो खालिद को बाजू से पकड़कर उठाया और लैट्रीन के दरवाजे के पास ले गया। खालिद ने कहा, मेरे हाथ खोल दो, मैं लैट्रीन में से भाग नहीं जाऊंगा। संतरी ने उसके दोनों हाथ खोल दिए। कमांडो खालिद ने लैट्रीन में आकर उसके दरवाजे की चटखनी लगा दी और कमोड के पीछे दीवार की खिड़की के शीशे के चौखटे को दोनों हाथों से बाहर को धकेला। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, आगे दरिया आ रहा है, मेरे पास फरार का यही एक मौका है। ये मौका निकल गया तो फिर मेरी मौत यकीनी है। मैंने कहा, चौखटा तो बंद है। वो बोला, यही देख रहा हूँ। खिड़की के चौखटे पर ऐसा शीशा लगा था जिसमें से बाहर का मंजर नजर नहीं आता था। मैं उसकी जेब से सर निकाले उसे देख रहा था। वो जोर जोर से खिड़की के चौखटे को धक्के दे रहा था। गाड़ी के शोर में उसके धक्कों की आवाज जाहिर नहीं हो रही थी। वो आवाज भी गाड़ी के शोर की आवाज का हिस्सा मालूम होती थी। डिब्बे के पहिए बड़ी जोरदार आवाजें और गड़गड़ाहट पैदा करने लगे। शायद यहाँ 2-3 कांटे बदले जा रहे थे। कमांडो खालिद ने एक बार जोर से धक्का दिया तो खिड़की का चौखटा एक तरफ से उखड़ गया। ट्रेन ने कांटा बदला तो बड़े जोर का शोर बुलंद हुआ। कमांडो खालिद ने इस शोर का फायदा उठाते हुए चौखटे पर जोर से अपना कंधा मारा। चौखटा उखड़कर दूसरी तरफ गिर गया। बाहर से ठंडी हवा के तेज झोंके और शोर अंदर आने लगा। मैंने कहा, खुदा के लिए बाहर छलांग मत लगाना, मारे जाओगे। वो बाहर झांक रहा था। अंदर मुंह करके बोला, मैं इस सारे इलाके से वाकिफ हूँ, दरिया का पुल आने वाला है। जैसे ही दरिया का पुल आया मैं छलांग लगा दूंगा। तुम मेरी जेब में ही रहना या मेरे साथ साथ तैरना। मैंने कहा, ठीक है। मेरे लिए भी कमांडो खालिद की हर बात को तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, कमांडो, कहीं तुम पुल के गार्डों से ना टकरा जाओ। वो कहने लगा, इस पुल पर लोहे की कैंचियां नहीं हैं, ये बिल्कुल साफ पुल है। वो लैट्रीन की टूटी हुई खिड़की में से सर निकाले सामने की तरफ देख रहा था। लैट्रीन के बल्ब की रोशनी में मुझे उसके सर के बाल उड़ते हुए नजर आ रहे थे। इतने में संतरी ने बाहर से बंद दरवाजे पर जोर से हाथ मार कर कहा, बाहर निकलो। अंदर क्या कर रहे हो? खालिद ने ऊंची आवाज में कहा, बस आ रहा हूँ। उसके साथ ही गड़गड़ की जोरदार आवाज बुलंद होना शुरू हो गई। कमांडो खालिद ने कमोड के ऊपर चढ़ते हुए कहा, दरिया आ गया है। मैं बाहर कूदने लगा हूँ। मैं उसकी जैकेट की जेब में डर के मारे सिमट गया। मैं उसके साथ दरिया में गिरने वाला था। खुदा जाने ये कितना बड़ा, कितना गहरा दरिया था। सांप दरिया में तैर लेता है, मैं भी तैर सकता था, मगर एक नामालूम सा खौफ मुझ पर तारी हो गया था। बाहर से संतरी ने खालिद को गाली देकर कहा, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। उस वक्त कमांडो खालिद खिड़की के चौखटे में से अपनी टांगें बाहर निकाल चुका था। फिर उसने हाथ छोड़ दिए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी पैराशूट के साथ बंधा हुआ हूँ और पैराशूट खुल नहीं सका और मैं बड़ी तेजी से नीचे जा रहा हूँ। ये कैफियत बमुश्किल 2 सेकंड तक रही और फिर धड़ाम की आवाज आई और जेब में पानी भर गया। कमांडो खालिद दरिया में कूद चुका था। मैं जल्दी से पानी में से बाहर निकल आया, लेकिन अभी तक मैं दरिया की तह में ही था, क्योंकि कमांडो खालिद दरिया में कूदने के बाद पानी के अंदर काफी नीचे चला गया था। मैंने दरिया की सतह पर आने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी और चंद लम्हों के अंदर मैं दरिया की सतह पर आ गया। रात की तारीकी में दरिया मुझे नजर आ रहा था। दरिया की लहरें बड़ी तेजी से मुझे एक तरफ बहाए लिए जा रही थी। कमांडो खालिद मुझे दरिया की सतह पर कहीं नजर न आया। फिर उसका सर पानी से उभरा और उसने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए। मैंने उसे आवाज दी तो उसने मेरी तरफ मुड़कर देखने की बजाय ऊंची आवाज में कहा, दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चलो। मैंने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ रुख कर लिया। मैं चूंकि सांप के रूप में था, इसलिए कमांडो खालिद के मुकाबले में दरिया की सतह पर बल खाता ज्यादा तेजी से तैर रहा था। हम उस वक्त दरिया में कूदे थे जब ट्रेन दरिया के दरमियान पहुंच चुकी थी। दूसरे किनारे के दरख्त मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं कमांडो खालिद को भी देखता जा रहा था। दरिया अगरचे सैलाबी नहीं था, मगर उसका पाट काफी चौड़ा था। कमांडो खालिद को तेज मौजों को एक तरफ से काट कर किनारे की तरफ तैरना पड़ रहा था,
जिसकी वजह से उसे काफी हाथ पांव मारने पड़ रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि खुदा जाने दरिया में कैसे पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार मौज आ गई, जिसने कमांडो खालिद को एक दफा ऊपर उठाया और फिर उसे मेरी निगाहों से ओझल कर दिया। दरिया में आमतौर पर इस किस्म की अचानक मौजें नहीं आया करती, मगर मालूम नहीं ये लहर पीछे कहां से और किस वजह से दरिया की सतह से 2-4 फुट बुलंद होकर चली आ रही थी। उसने मुझे भी ऊपर उठाकर नीचे झटक दिया था, मगर मुझे सांप होने का ये फायदा हासिल था कि मैं हर किस्म की तूफानी मौजों में तैर सकता था। मैंने दरिया के आगे की तरफ और दूसरे किनारे की जानिब निगाह दौड़ाई। कमांडो खालिद मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने उसे आवाज दी, मगर किसी तरफ से जवाब में खालिद की आवाज ना आई। इतना मुझे इत्मीनान था कि कमांडो खालिद डूबेगा नहीं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा तैराक था। शायद दरिया की तेज मौज उसे मुझसे बहुत दूर आगे ले गई थी। मैं दरिया के बाएं जानिब वाले किनारे की तरफ तेजी से तैर भी रहा था और खालिद को थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज भी दे रहा था। दरिया पर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में सिर्फ दरिया की तेज रवानी की अजीब दहशतनाक सनसनाहट सी मुसलसल सुनाई दे रही थी। ये आवाज बड़े बड़े तैराकों पर खौफ तारी कर देती है। मैं इंसान की हैसियत से इस खौफ को महसूस कर रहा था, मगर सांप की हैसियत से मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। मैं दरिया की लहरों के ऊपर इस तरह बल खाता सर को ऊपर उठाए किनारे की तरफ तैरता जा रहा था जैसे शीशे पर चल रहा था। किसी वक्त कोई तेज लहर आ जाती तो मैं गर्दन के नीचे तक पानी में डूब जाता। कमांडो खालिद की मुझे परेशानी लगी हुई थी। मैं दरिया के पाट को आगे की तरफ भी देख रहा था और किनारे की तरफ भी देख रहा था, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरिया का किनारा आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा था। मैं दरिया में आधे डूबे हुए सरकंडों की झाड़ियों में से निकलता हुआ दरिया के किनारे पर चढ़ गया और दरिया को देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दरिया की ऊपर को उठी हुई तेज रफ्तार मौज कमांडो खालिद को कहां ले गई है। मैं सांप की शक्ल में था और ये आप भी जानते हैं कि सांप अंधेरे में भी देख लेता है। मुझे दरिया का पाट दूसरे किनारे तक नजर आ रहा था। अगर कमांडो खालिद दरिया में किसी जगह तैर रहा होता तो मुझे जरूर दिखाई देता, लेकिन दरिया का पाट दूर तक खाली था। कमांडो खालिद को दरिया की तेज रफ्तार मौज ने मुझसे जुदा कर दिया था। ये बात मेरी परेशानी और तशवीश का बायस थी। अब उसकी मजीद तलाश बेसूद थी। मैं एक बार फिर अकेला रह गया था। उस तरफ दरिया का किनारा ऊंचा था। मैं मिट्टी की एक ढेरी के ऊपर बैठा था। कमांडो खालिद की जबानी मुझे मालूम हो चुका था कि आगे ललितपुर का शहर नजदीक है और उसके आगे भोपाल भी ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब था कि जमीला से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं आदमी के जिस्म में नहीं था, सांप के रूप में था। और सांप के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना इतनी आसान बात नहीं थी। दूसरे मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मुझे जाना किस तरफ है। कमांडो खालिद ने दरिया में छलांग लगाने के बाद उभरते हुए कहा था कि दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चलो। इसका मतलब था कि ललितपुर को रास्ता दरिया के दूसरे किनारे की तरफ से ही जाता होगा। मैं इन बातों पर इंसानी दिमाग से गौर भी कर रहा था और सांप की हैसियत से आसपास के दरख्तों का जायजा भी ले रहा था। हर तरफ रात का सन्नाटा और तारीकी थी। दूर दूर तक कोई रोशनी टिमटिमाती दिखाई नहीं दे रही थी। जिन दरख्तों के नीचे मैं मिट्टी की ढेरी पर कुंडली मार कर बैठा था, उनके आगे बाएं जानिब मैदान था। इतनी दूर से मैं साफ नहीं देख सकता था। मैदान में या तो झाड़ियां थीं या खेत थे। उसके आगे अंधेरा था। मैंने सोचा कि मुझे दरिया के किनारे किनारे चल पड़ना चाहिए। हो सकता है आगे ललितपुर का ही शहर हो और ये दरिया शहर के दरमियान से या करीब से गुजरता हो। ये ख्याल भी था कि मुझे रात के अंधेरे में जितना फासला तय कर सकता हूँ कर लेना चाहिए। दिन निकल आया तो उसकी रोशनी में मैं दूसरों की नजर में आ जाऊंगा और लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे। मैंने दिल में खुदा को याद किया और दरिया के किनारे किनारे आगे की तरफ तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। सांप के रूप में आने के बाद मुझ पर सांप की बाज ऐसी खुसूसियात का इल्म हो गया था जिन्हें सपेरे भी शायद न जानते हों। मसलन सांप जब तेजी से रेंगता है तो शुरू में उसे बड़ी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी रीढ़ की लचकीली हड्डियों में अपने आप चिकनाई पैदा होना शुरू हो जाती है जो तेल का काम देती है और सांप को थकावट महसूस नहीं होती। तजुर्बे ने मुझ पर यह साबित किया था कि छोटा सांप 3-4 मील तक बेतकान तेजी से दौड़ सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया और एक ही हल्ले में 4-5 मील का फासला तय कर लिया। उसके बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी और मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। इस दौरान मैं दरख्तों से निकलकर एक खुले इलाके में आ गया था जहां कहीं कहीं फसलें उगी हुई थी। इसका मतलब था कि इंसानों की आबादी या कोई गांव करीब ही है। मैं रेंगते हुए कभी मिट्टी के ढेरों और छोटे छोटे टीलों की ओट में आ जाता और कभी बाहर निकल आता। मैं अभी तक दरिया के साथ साथ जा रहा था। एक जगह काफी फासले पर मुझे रोशनी के 1-2 नुक्ते झिलमिलाते दिखाई दिए। शायद ये कोई गांव था। तो
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।